हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूरा प्रकाश और आपके लिए बेहतरीन आपका यूनिक सीरीज है जिसके जिसके सहायता से आप यहाँ पे जो आपके AQ2 के लेटेस्ट सिलेबस है, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अदर जो ब्रांचेज हैं उनके भी आपको सारे कंटेंट इस ऐप पे मिल जाते हैं। और यदि आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें तो पूरा ऐप को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने जो AQ2 के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी हेल्प मिल सके उनको, और वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है, और बैक से बच जाए, ठीक है। तो आज जो यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो आपका है GIS एंड रिमोट सेंसिंग। एक बेहतरीन सा सब्जेक्ट है साथियों, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उससे आप यदि टेक सेवी हो, जिसको बोलते हैं टेक लवर हो, तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट जगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है यूनिट 2 का। हम पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे हम बात करेंगे एरियल फोटोग्राफी और टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स का, ठीक है। आप सोचोगे सर इतने बड़े लेक्चर में सिर्फ बस 2 ही टॉपिक, एक्चुअली मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे साथ डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको बार बार वीडियोज को इसी वीडियो का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में मैंने रिमोट सेंसिंग पढ़ चुका हूं, जहां पे इस यूनिट 2 का 2 टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म्स और कंट्रास्ट रेशियो एंड द पॉसिबल कॉजेज ऑफ लो कंट्रास्ट। तो आपका जो यूनिट 1 था लगभग अराउंड 5 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया था, तो आपने इसको देख ही लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको। और जो मैं आज बताने वाला हूँ आज मैं स्टार्ट करने वाला यूनिट 2 का। तो आज मैं थोड़ा सा यूनिट 2 का आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरियल फोटोग्राफ पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ पढ़ना है, स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ पढ़ना है, ये आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। प्लानिंग ऑफ एरियल फोटोग्राफ, एंड लैप और यहाँ पे साइड लैप, ये आपका थर्ड लेक्चर में आएगा। और यहाँ पे आपका आएगा स्टोरियोस्कोपिक विजन, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरी फोटोग्राफ्स, ये आपका आएगा फोर्थ लेक्चर में। फिर बचेगा आपका एयर फोटो इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स, तो आपका 5 लेक्चर में आएगा। तो लगभग 4 से 5 लेक्चर आपको ये भी जानने वाले हैं। बिल्कुल बेहतरीन से छोटा छोटा लेक्चर होते हैं, इसलिए मैं साथ ही यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर लेने का प्रयास करता हूँ। जब मैं आपको वीडियो लेक्चर लाइव लेक्चर लूंगा तो फिर वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे फिर कमेंट पढ़ने होते हैं, वहाँ पे आपकी क्वेरी देखनी होती है, और अधिकतर क्वेरी नहीं होती है, अधिकतर वो ऐसे स्टूडेंट जो पकड़ नहीं पाते चीजों को और फिर उसको बार बार रिपीट करना होता है, तो वहाँ पे आपका टाइम जाता है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप समझदार स्टूडेंट होते हैं, तो क्या होता है कि उनका टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे। तो सिंपली मैं कहता हूँ कि आपको रिकॉर्ड लेक्चर दे दिया, सिंपली जो मैं आपको 5 लेक्चर मतलब कि 5 लेक्चर लोग 3 घंटे में लमसम मैंने यूनिट 1 पढ़ा दिया आपको। यदि भी लाइव होता तो आपको 4 से 5 घंटे जाते आपको। एग्जाम टाइम यदि आपको रिवीजन भी करना हो तो आपको फिर से सारे वीडियो देखने पड़ते, फिर आपको लॉन्ग वीडियो देखने पड़ते, जो आपके लिए भी बेहतर नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं साथ यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म में मिल जाता है ताकि आप आसानी से चीजों को पढ़ पाए, ठीक है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एरियल फोटोग्राफी की। तो आपने फोटोग्राफी तो जानते ही हैं कि आपने फोटो, आपका हाथ में मोबाइल होती है, आप फोटो कैप्चर करते हो, वो भी आप एक फोटोग्राफर ही हो, ठीक है, आप किसी फोटोग्राफी से कम नहीं है। बट क्या बात आती है एरियल फोटोग्राफी में, तो यहाँ पे आपके 2 वर्ड हैं, एक हमारा है एरियल, कहाँ गया सर, यहाँ पे एरियल, दूसरा फोटोग्राफी, ठीक है। एरियल मतलब क्या है साथियों, एयर में, ठीक है। एरियल सर्वे आपने पढ़ा था, अब एरियल फोटोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ये सेमली अगर आपको एरियल सर्वे भी आता है ना तो आपको यही लिखना है। यदि आपको एरियल सर्वे भी आता है एग्जाम में लिखने के लिए तो आपको यही भी लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एरियल सर्वे मतलब क्या है कि हम एयर से क्या करते हैं, फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं, फिर उससे सर्वे करते हैं, ठीक है। तो एयर मतलब क्या है, हम किसी हाइट पर, अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर होते हैं और वहां से हम फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं, वो हमारा कहलाता है एरियल फोटोग्राफी। अच्छा, तो जो हम जमीन से फोटो कैप्चर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी, ठीक है। क्या, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी, जब हम जमीन से कैप्चर करते हैं फोटोज को तब। अच्छा, इसमें चेंजेस क्या होते हैं साथियों, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक कैमरा है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको कैमरा है। अब यहाँ पे क्या होता है, बीच में लेंस लगा होता है। आप जो है DSLR कैमरा ले लो, चाहे जो भी कैमरा ले लो, तो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी में क्या करते हैं, हम ऐसे फोटोज रखते हैं और यहाँ पे लेंस लगा होता है, सामने से ले जाती है, वो सामने से फोटो कैप्चर कर लेती है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी कैमरा एक्सिस है ना, जो बीच में लेंस है, ये आपका कैसा है, यहाँ पे जाकर देखोगे तो कैसा है, सामने हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि इस साइड से जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सिस होता है। बट अब एरियल फोटोग्राफी केस में क्या होता है कि जब हम फोटो कैप्चर करते हैं तो कुछ कैमरा ऐसे होता है, ये लेंस जो होता है नीचे की तरफ होता है। जब लेंस नीचे की तरफ है तो क्या होगा, नीचे की जमीन हमारा फोटो कैप्चर करना है। तो अब जो हमारा लेंस होगा ना, जो लेंस की एक्सिस होगी वो कैसी होगी, हमारी वर्टिकल होगी, तो मेन का जो, तो ये हमारा कैमरा का एक्सिस, हमारा लेंस का एक्सिस जो है हमारा वर्टिकल है तो हमारा एरियल फोटोग्राफी होता है, और जब हॉरिजॉन्टल होता है तो हमारा होता है एरियल फोटोग्राफी। बस इतना थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा एरियल फोटोग्राफी क्या बताता है। तो एरियल फोटोग्राफी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अर्थ सरफेस का जो फोटो कैप्चर करते हैं वो किसी एक एलिवेटेड हाइट से, एलिवेटेड हाइट मतलब किसी एल्टीट्यूड से या फिर किसी एक डिफरेंट
जो एक फिक्स हाइट से मतलब ऊपर से फोटो कैप्चर करते हैं, वो हमारा एरियल फोटोग्राफी कहलाती है। अब जब क्योंकि हम किसी हाइट से फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा कैमरा होना चाहिए वो कहीं माउंट होना चाहिए, क्योंकि वो हवा में तो उड़ नहीं सकता। हवा में कौन सा उड़ता है, वो ड्रोन उड़ता है, मतलब कि वो लेंस नहीं उड़ता है, उसके साथ एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। अब चाहे वहाँ पे ड्रोन में चाहे कैमरा लगाओ, चाहे बम लगाओ, चाहे बारूद लगाओ, चाहे आप वहाँ पे कुछ अलग आजकल लोग विपन लगा रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पे लेंस लगाते हैं, वहाँ पे कैमरा लगाते हैं, ठीक है। तो ड्रोन पे अब वो कैमरा हम लगा सकते हैं एयरक्राफ्ट पे जो हमारी फ्लाइट होती हैं, या वो लगा सकते हैं हम सैटेलाइट पे, या फिर किसी बैलून में भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपकी कॉस्ट हो, जैसे आपका बजट हो, ठीक। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे समझ गए होंगे कि एरियल फोटोग्राफी में क्या होता है कि एक एयर मतलब कि एक प्लेटफॉर्म होता है जो हमारी एयर पर होती है, किसी हाइट पर होती है, जहां पे हमारा कैमरा माउंट होता है, वो किसी हाइट पर होता है, और किसी एक डिफरेंट हाइट पे या फिर एक फिक्स हाइट पर जाकर के हम अर्थ की सरफेस का फोटो कैप्चर करते हैं, वो हमारा कहलाता है एरियल फोटोग्राफी। तो अब इस टेक्निक का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करके हम वाइडली एक बड़े एरिया का हमको फोटोग्राफ मिल जाता है, जिसका यूज हम जियोग्राफी में, इन्वायरमेंटल स्टडीज में और साइंस में, साइंस के लिए एनवायरमेंटल साइंस में, अर्बन प्लानिंग में और रिमोट सेंसिंग में हम यूज कर लेते हैं, ठीक। अब आप सोचेंगे सर जब हम रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे थे तब तो हम एरियल फोटोग्राफी की बात ही नहीं की है। अब देखिए रिमोट सेंसिंग में एरियल फोटोग्राफी का क्या यूज है। अब हमारा फोटोग्राफ है एक पर्टिकुलर एरिया का, मतलब वो विजुअल डाटा है हमारे पास, और जब हम वहाँ पे एरियल फोटोग्राफ यूज करते, जब हम रिमोट सेंसिंग यूज करते तो वहाँ पे हमको सिर्फ ऐसा इमेज प्रतीत होता, कैसे इमेज मिलता था, ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर कोई ब्लैक है कहीं व्हाइट है, या डिफरेंट शेप मिलता था, बट वहाँ पे एक विजुअल एग्जैक्टली कलर हमको देखने को नहीं मिलता था। तो हम एरियल फोटोग्राफी में अब दोनों को, हम रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और हम जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा एक्वायर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा होता है। तो सेम चीज़ है, अगर हम ग्राउंड बेस्ड फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पे हमको एक फिक्स्ड थोड़े से एरिया का हमको फोटो मिलता है, लेकिन अब हम एरियल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमको एक बर्ड्स आई व्यू, मतलब कि एक जो चिड़िया होती है ना उसके मतलब काफी लार्ज एरिया का हमको फोटो मिल जाता है, और उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं और हम उसका पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसको इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। ये चीज हमारा बताता है एरियल फोटोग्राफी। इसके एडवांटेज क्या है वो हम समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का, ठीक है। तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और एंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो अभी मेन चीज मैंने बताया जो होता है आपका वाइड कवरेज होता है और लार्ज स्केल, मतलब कि एक बड़े पैमाने पर एक हम बड़े एरिया का फोटो कैप्चर कर पाते हैं, जिसके कारण हमको डिफरेंट टाइप के हमारी स्टडीज जैसे होती है, हमारे जैसे लैंडस्केप फीचर हो गया, अर्बन एनवायरनमेंट हो गया, वो सारी चीज एक फ्रेम में मिल जाती हैं एक बड़े फोटोग्राफ में, जिसके कारण हम आसानी से उसको एनालिसिस कर पाते हैं।
अगला चीज़ यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन और डिटेल फोटो मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न कैमराज हैं वो हाई रेजोल्यूशन के कैमराज आते हैं। आप जैसे सैमसंग कुछ कैमरा है जो 100 मेगा पिक्सल जूम करते हैं, 100 जूम 100x जूम करते हैं, भाई उससे हो तो भाई ये 2 किलोमीटर की फोटो खींच लो, वो आपके हाथ में है। लेकिन जब हम एरियल फोटोग्राफी यूज करते हैं तो वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन फोटो कैप्चर कर पाते हैं, जिसका हम स्मॉल अर्थ के स्मॉल फीचर को या टेरेन के डिटेल्स को भी हम आसानी से देख पाते हैं, वेजिटेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिटेल में हम वहाँ पे फोटोज कैप्चर कर पाके और उनके डिटेल को देख पाते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज़ चल रहा है, मतलब कि क्या चीज़ उनका ऑब्जर्वेशन होता है, वो अपने इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, ठीक है। अब हम देखिए सिनाप्टिक एंड समराइज भी मिल जाता है। जैसे यहाँ फोटो हो गया तो आप एक लैंडस्केप का फोटो मिल गया तो हमको पैटर्न, उसके जो स्पेशल रिलेशनशिप है या उसका जो लैंड यूज है, उसको हम आसानी से वहाँ पे जानकारी, डीपली जानकारी वहाँ से ले पाते हैं, ठीक है। जो मेनली अगर हम ग्राउंड लेवल से लेते हैं फोटो तो हमको ना दिख पाती, तो ये चीज़ हमारा फायदा होता है एरियल फोटोग्राफी से। और सेम चीज़ यहाँ पे है टाइम इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अब अगर सेम इतने बड़े एरिया के यदि हम अपने जमीन से चल करके फोटोग्राफ लेना चाहें तो पहली चीज़ तो डिटेल नहीं आएगी और साथ में हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफी का प्लानिंग करते हैं और हम एयरक्राफ्ट में अपने कैमरे को माउंट करते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, फोटो कैप्चर करते हुए चले जाते हैं। हमको ये कॉस्ट भी बच जाता है और हमारी टाइम भी बच जाती है। मल्टी टेम्पोरल एनालिसिस मतलब क्या है कि यदि किसी टाइम का, किसी स्पेस का डिफरेंट टाइम से हमको यदि फोटो लेनी हुई तो हम वो भी यहाँ पे एक्सेस होता है कि हम आराम से, हमारी कैमरा पूरा प्लेटफॉर्म तैयारी है, हम जब चाहें एक डिफरेंट टाइम से हम उस फोटो को कैप्चर कर पाएंगे और इन्वायरमेंटल प्रोसेस को वहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे, फिर क्या डेवलपमेंट चल रहा है वो भी देख पाएंगे और जो डिजास्टर इम्पैक्ट है उसका भी हम असेस कर पाएंगे, चीज़ों को पहचान पाएंगे और टाइम रहते ही उसको मेजर्स ले पाएंगे, ठीक। अगला आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी टू रिमोट से एरिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई सारी समुद्र हैं मान लीजिए, वहाँ पे पानी पे जाके फोटो कैप्चर कर नहीं पाओगे, सर्वे कर नहीं पाओगे, या फिर हिल्स हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप उत्तराखंड साइड में हो, अब क्या होगा वहाँ पे कहीं नीचे कहीं ऊपर, कहीं नीचे कहीं ऊपर, फोटो सर्वे करना चाहता है आपको चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एरियल सर्वे ले लेते हैं और वहाँ से ऐसे एरिया जो है जहाँ हम पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पहुँच करके वहाँ से ड्रोन के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा हम वहाँ भी फोटो कैप्चर कर लेते हैं आसानी से। तो ये चीज़ हमको मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी टू रिमोट एरिया, मतलब कि जो दूर के या फिर जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है वहाँ से भी हम फोटोग्राफी हम कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हजारडस लोकेशन हो गया, उनका भी डेंस फॉरेस्ट हो गया, माउंटेनियस रीजन हो गया, डिजास्टर जोन हो गया, उनका भी यहाँ पे हम जाके सर्वे कर पाते हैं, किसके द्वारा, एरियल फोटोग्राफी द्वारा। डिसएडवांटेज क्या है वो भी हमको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज थोड़े बहुत हैं, वो भी आपको समझना है। देखिए कैसे, पहले चीज यहाँ पे कि हम डिपेंड होते हैं कि वेदर कैसा है और वहाँ पे लाइट कैसी है, ठीक है। अगर लाइट कम होगी तभी हमारा जो कैमरा है वो फोटो क्वालिटी इफेक्ट करेगी। यदि वेदर खराब है, फॉग है, डस्ट है, शैडो है, क्लाउड है, तभी हम आसानी से फोटोग्राफी हमारी जो है इफेक्ट हो जाएगी। जैसे सेम समझिए, जैसे आप यदि आपको फोटो लेना हुआ तो आप क्या सोचते हो, बिल्कुल सही चीज हो, सही एरिया हो, मतलब सही लाइटिंग हो, सही एंगल हो, वहाँ धूल ना उड़ रही हो, जितनी अच्छी फोटो लेनी हुई तो उस हिसाब से वो फोटोग्राफी को भी, एरियल फोटोग्राफी भी वेदर और लाइटिंग डिपेंडेंसी होती है, ठीक। सब चीज सही होना चाहिए। लिमिटेड टेम्पोरल कवरेज है, इसका क्या मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यदि हमको एक ही टाइम पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का कई फोटो लेना हो तो हम नहीं ले पाएंगे, हमको सिर्फ एक टाइम पे हम एक ही फोटो कैप्चर कर पाते हैं, जिसके कारण हमको यदि किसी डायनेमिक फिनोमेना, जैसे मान लीजिए कोई वोल्केनो निकल रहा है या फिर कोई अर्थक्वेक आने वाला है या फिर मान लीजिए नदी बह रही है और किसी एक ही लोकेशन पे रखकर हमको उसकी प्रॉपर्टी उसकी बिहेवियर को हमको एनालाइज करना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो हम एयरक्राफ्ट एक टाइम पे एक ही जगह रहे, मतलब कि इस पे मोशन में रहेगा ना, तो एक ही फोटो कैप्चर करेगा फिर वो आगे निकल जाएगा, तो थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है। हाई ऑपरेशनल कास्ट में क्या आता है, देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑपरेशनल कास्ट मतलब कि जैसे आपका एयरक्राफ्ट की कॉस्ट होगी, उसकी फ्यूलिंग होगी, जो कैमरा हम लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी, वो काफी ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये चीज बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कैन बी एक्सपेंसिव, और लार्ज स्केल के लिए तो और भी ज्यादा हो गया, और फ्रिक्वेंटली जब डाटा कलेक्शन करते हैं तो वो भी थोड़ा सा इकोनॉमिकल नहीं रह पाता है, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना, क्योंकि जब बड़े एरिया फोटो ले रहे हैं तो हमारा जो स्टोरेज होगा वो भी काफी ज्यादा होना चाहिए। आगे बात होती है जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो क्या हो रहा है, मोशन में हो रहा है, ठीक। एयरक्राफ्ट कैसा है, मोशन में है, तो उसके जो एल्टीट्यूड है या फिर उसका जो एंगल है कैमरा का वो मुड़ सकता है या चेंज हो सकता है। कभी भी हमको जो फोटो हमको जैसे जिस एंगल में या फिर जिस एरिया की फोटो रिक्वायर होती है उस एरिया की फोटो हमको नहीं मिल पाती, जब मिलती है तो उसका जो ज्योमेट्रिक होता है, मतलब जो अगर रेक्टेंगल है तो हमारा क्या होता है, डिस्टॉर्डेड हो जाता है, तो जिसका वो हमारी एक डिसएडवांटेज मिल जाती है। आगे बात आती है हमारी प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न। अब क्या है इसमें भाई साहब, अब देखो
ये बहुत ही बड़ा कॉन्सर्न हो जाता है कभी कभी। जैसे हम मान लीजिए आपके एरिया में आपका एरियल सर्वे हो रहा है, तो आपको बताया जाएगा क्या, या आपको बताया जाएगा भैया इस टाइम पे ये काम मत करो, ठीक है। कभी कभी क्या चीज होता है कि हम ऐसे एरियाज में, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में हमको बिना किसी कॉन्सेंट को हमको इस एरियाज को एक्सेस करना पड़ जाता है जो हमारा प्राइवेट होता है। तो वो थोड़ा सा प्राइवेसी का कॉन्सर्न हो जाता है, एथिकल कॉन्सर्न हो जाता है। भाई सेम चीज बोलो को, अगर ऐसे नॉर्मल बोलो भाई आप जा रहे हो, भाई किसी का ऊपर किसी का घर नहीं है, भाई अंदर कमरे में खाना बना रहे हो, आप उसकी फोटो लेके चल दे रहे हो, फिर बाद में जाकर अच्छा ये तो आज दाल भात बना रहा था, चावल बना रहा था, ये मजाक है ना, उसकी प्राइवेसी भाई उसकी उनके घर पर आने दो। तो ये चीज थोड़ा सा कॉन्सर्न हो जाता है। स्किल एंड एक्सपर्टीज रिक्वायरमेंट, हाँ अब देखिए यहाँ पे स्किल एक्सपर्टी दोनों रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज तो एयरक्राफ्ट जो चला रहा है, एयरक्राफ्ट का वहाँ पायलट होना चाहिए, पायलट चाहना होता है वो भी आसानी नहीं है, और जो कैमरा ऑपरेटर भी एक अच्छा सा एक्सपर्ट होना चाहिए। नहीं तो आप वहाँ पे कैमरे घुमाते रहोगे, भाई हम लोग जैसे थोड़ी है यार चलो यार फोटो अच्छी नहीं है, एक बार फिर स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज करते रह जाएंगे, तो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए हो जाता है। लेकिन वहाँ पे हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, जिसके पास अच्छा सा सेंसिंग टेक्निक्स हो, जीआईएस सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, ठीक, फोटोग्रामेट्री की नॉलेज हो, और सारी चीज स्किल्स वहाँ पे पता होता है। जो कैमरा की प्रॉपर्टी है वो भी उसको पता होनी चाहिए कि किस फोकल लेंथ में हमको फोटो लेनी है, कितना जूम करके लेना है, या कितना हमको पर्चे रखना है, कितना कंट्रास्ट रखना है, सारी चीज उसको पता होनी चाहिए, तभी वो जाके फोटो अच्छी ले पाएगा। ठीक, तो ये थी हमारे डिसएडवांटेज, मतलब क्या है कि इसका विदाउट लाइटिंग डिपेंडेंसी, लिमिटेड टेम्पोरल कवरेज, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न, और स्किल एंड एक्सपर्टीज। तो 5 लगभग यहाँ पे 5 एडवांटेज 5 डिसएडवांटेज, ये आपके एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, अभी आप बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी एरियल फोटोग्राफी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई हम फोटो ले रहे हैं सभी फोटो अच्छी आ जाएंगी, ठीक है, कोई भी चला गया फोटो खींचने तो अच्छी आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे उसका कुछ भी थोड़ा सा आपका उसमें कॉन्सर्न है। देखिए पहला हम यहाँ बात करते हैं स्केल का। स्केल क्या साथियों, किस स्केल पे फोटो ले रहे हैं, मतलब कि किस हाइट पे ले रहे हैं, ये भी हो सकता है, और कितना स्केल ले रहे हैं। स्केल मतलब ये होता है कि एक्चुअल में हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 500 मीटर है और आपकी फोटो चाहते हो कि वो मेरे फोटो में सिर्फ 1 मीटर पे दिखे, तो स्केल है, कितने स्केल पे ले रहे हो। तो यहाँ पे देखिए बोला गया द स्केल इज द रेशियो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ एंड द एक्चुअल डिस्टेंस। वही चीज है कि फोटोग्राफ पे पर और उसके जो एक्चुअल डिस्टेंस में कितना रेशियो है, उसको स्केल को मैं आगे पढ़ूंगा। तो यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस होता है, इसके किस पे डिपेंड करता है कि हमारे जो कैमरा का फोकल लेंथ कितना है और हमारा जो फ्लाइंग हाइट है, किस हाइट पे हम उड़ रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। यदि हम फ्लाइंग हाइट हमारा वेरी कर रहा है, यदि हमारी जो टिल्टिंग है, जो कैमरा का एंगल सीधे होकर ऐसे ऐसे हो रहा है, सही से रस्सी नहीं बांधता, ऐसे उसको माउंट नहीं कर पाए, हिल रहा है हवा के कारण, तो भी वो दिक्कत हो सकती है। और जो टेरेन का रिलीफ है, मान लीजिए कहीं पे हमारा स्मूथ टेरेन नहीं, कभी यहाँ पे दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ पे दिख रहा है, फोटो भी वैसे डिस्टॉर्टेड आ जाती है, मतलब अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो वहां पे भी उसका स्केल का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। मतलब ये हो गया आपका कैमरा स्केल की बात हो गई। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कैमरा की प्रॉपर्टी क्या है, कैमरा का क्या है, फिल्म का सेंसर क्या है, फिल्टर क्या है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे है। तो एरियल जो कैमरे होते हैं अधिकतर वो हाई एक्यूरेसी मैपिंग के लिए यूज होते हैं और बने भी होते हैं। तो जो कैमरा डिजाइन किए जाते हैं वो स्पीड और ज्योमेट्री की फिडेलिटी और क्वालिटी हमें डिपेंड करता है कि जो एरियल कैमरा उसकी स्पीड कितनी है, कितना अपर्चर है, वो कितना एरिया को कवर कर पाएगा, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज वहां पर डिपेंड करती है। एरियल फिल्म क्या करती है कि वो आप किस टाइप का फिल्म यूज कर रहे हो, कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको फोटो मिलेंगी, या नेचुरल कलर की फोटो मिलेंगी, या इंफ्रारेड फोटो मिलेंगी फॉल्स कलर पे, तो वो भी आपके फोटोग्राफी के पर्पज के हिसाब से वो चूज करना भी एक फैक्टर हो जाता है। अगला आता हमारा फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या करते हैं साथियों, जो हमारे अनवांटेड वेवलेंथ होती हैं उनको कैमरे में रिकॉर्ड होने से रोकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ आती हैं, अलग अलग वेवलेंथ का यूज करते हैं फोटो कैप्चर करने के लिए, बट क्या हो गया कि हम एक लिमिट तय कर देते हैं ना कि इस लिमिट से ज्यादा की जो वेवलेंथ होंगी, या जिनकी इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होगी, वही हमारे कैमरे पे आए, तो उसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं ताकि अनवांटेड चीजों को हम ब्लॉक कर पाए फिल्म के द्वारा। तो ये सारी कैमरा प्रॉपर्टी है जो हमारी इफेक्ट करती है एरियल फोटोग्राफी को। अब बात है फ्लाइट डायरेक्शन की। फ्लाइट डायरेक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एरियल फोटोग्राफी इज प्लान इन फ्लाइट लाइन्स और स्ट्रिप टू कवर द डिजाइनेटेड एरिया। फ्लाइट डायरेक्शन इज चोजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ टाइल्स एंड इंश्योर एफिशिएंट कवरेज। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमको इतने एरिया का फोटो कैप्चर करना है, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या क्या चीज आएगा, इसमें पहले आएगी फ्लाइट लाइन, मतलब कि किस कहाँ पे, या इधर से ले जाना है या फिर इधर से ले जाना है, कैमरा को किधर से ले जाना है वो हमको ध्यान देना है एरियल फोटोग्राफी में। डायरेक्शन क्या है, स्ट्रिप क्या है, और कितने स्ट्रिप हमको फोटो लेनी है,
1 2 3 4 में लेनी है, और साथ में कितना, हमको वही बोला ना, कितने एरिया की फोटो लेनी है और कितने स्ट्रिप में लेनी है, कितने कैप्चर, ये सारी चीज़ भी डिपेंड करती है फैक्टर में एरियल फोटोग्राफी में। और कितने टाइप की कितने टाइल्स होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वैसा नहीं कि अब इसमें कई सारी ओवरलैपिंग होती है, साइड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, फॉरवर्ड ओवरलैपिंग होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये चीज़ भी वहाँ पे डिपेंड करती है जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया का हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कितना कवरेज एरिया, उसकी इफिशियंसी के लिए हमको ये भी चीज़ हमको कवर करनी पड़ती है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं साथियों, और बात करते हैं। हमारा यहाँ पे है टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे हम फोटो ले रहे हैं। कि अब देखिए यहाँ पे अगर हम डे में फोटो ले रहे हैं तो हमारे पास सन होता है, एयरक्राफ्ट छोटा सा तो होता नहीं है, जब हम फोटो जाता है तो वहाँ पर उसका शैडो पड़ता है नीचे, ठीक, एयरक्राफ्ट का, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई टाल बिल्डिंग है उसका भी शैडो पड़ेगा, या कोई टाल वृक्ष उसका भी शैडो पड़ेगा। जब शैडो पड़ेगा नीचे तो जो एरिया उसके शैडो में है तो उसके फोटोग्राफ हमारे पास सही से नहीं आ पाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा शैडो हो वो एटलीस्ट 30 एंगल से कम का हो, ठीक है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि आइडियल कंडीशन वो है जहाँ पे व्हेन द सन इज एटलीस्ट 30 डिग्री अबव द होरिजन एंड विद इन द 3 आवर्स बिफोर और आफ्टरनून। अब देखिए यहाँ पे जब 30, अब देखिए शाम होता है ना तो आपकी जो शैडो होती है काफी लंबी होती है शाम को और सुबह को, तो इतनी लंबी जहाँ पे शैडो आएगा ना वहाँ पे डार्क एरिया आएगा फोटो में, उसको बचना होता है। तो वही बोला गया कि हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो हॉरिजॉन से जो सन का एंगल हो लगभग 30 डिग्री के आसपास हो, या फिर हम लेते हैं कि दोपहर के 3 घंटे पहले, दोपहर के 3 घंटे बाद का एरिया हमारा सुटेबल माना जाता है फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। तो इंश्योरिंग द मॉडरेट शैडोज एंड द हाई टेरेन फीचर्स, जब इस टाइम पे फोटो लेते हैं तो हमारे जो शैडोज है वो काफी कम होते हैं या फिर थोड़ा बहुत होते हैं, मॉडरेट केस में होते हैं, और अच्छे से हम जो फीचर्स हमारे टेरेन के वो अच्छे से हम कैप्चर कर पाते हैं। तो ये भी अफेक्ट करता है कि हम दिन में किस टाइम पे फोटो कैप्चर कर रहे हैं। तो ये थोड़ी चीजें थी जो आप समझे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आप बात करते हैं सीजन की, किस सीजन में फोटो ले रहे हैं, क्योंकि हर सीजन की या फिर हर वेजिटेशन का अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिफ्लेक्टेंस होता है, आपने देखा। तो देखिए सीजनल चेंजेज इन वेजिटेशन, लाइट रिफ्लेक्टेंस एंड वेदर इफेक्ट इन द इमेज क्लियरिटी फॉर मैपिंग जियोलॉजिकल एंड सॉइल सर्वे सीजन विद क्लियर ग्राउंड विजिबिलिटी आर प्रिफर्ड। अब देखिए सीजनल में क्या होता है, कभी आप देखो सीजन में वो जो एयर होते हैं कभी डस्टी होती है, कभी पतझड़ हो गया है, कभी आपका क्लाउडी सीजन है, तो जो हमारा लाइट रिफ्लेक्टेंस है ना वो चेंज हो जाता है उसी पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से। तो हमारी इमेज जो होती है वो इमेज की जो हमारी क्लियरिटी होती है उसको अफेक्ट करता है, इमेज क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम सीजन को भी ध्यान देते हैं। और हम अच्छा ये होता है कि हम अच्छी तरह से ग्राउंड को देखते हैं, जितनी अच्छी तरह से हमारी ग्राउंड विजिबिलिटी होगी कैमरे के द्वारा उतनी अच्छी हमारी डिटेल फोटो कैप्चर होगी हमारे कैमरे में, तो हमारी उतनी ही अच्छी हमारी एरियल फोटोग्राफी कहलाएगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या देखिए यहाँ बोला गया कि हमारे पास क्या होनी, क्लियर स्काई होनी चाहिए, इसेंशियल फॉर हाई क्वालिटी, हमको हाई क्वालिटी फोटोग्राफ चाहिए तो एक अच्छा सा साफ सुथरा हमारे पास स्काई होना चाहिए। डस्ट, स्मोक और जो क्लाउड है ये क्या कहते हैं, कंट्रास्ट को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण हमारा फोटोग्राफी है वो अनक्लियर हो जाता है, मतलब कि कंडक्ट ड्यूरिंग तो हमारा थोड़ा सा इफेक्ट कर देता है। हम ऐसा चीज अवॉइड नहीं करते जो हमारे पास क्लाउड हो या फिर डस्ट हो, स्मोक हो एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम नहीं प्रिफर करते। तो एरियल फोटोग्राफी हमारी क्या होती है कि हमारा जो क्लियर वेदर हो उस टाइम में हम क्या करें, एरियल फोटोग्राफी करें। जैसे यहाँ बोला गया नवंबर से फरवरी, इंडिया में क्या होता है नवंबर से फरवरी के बीच में हम यहाँ पे प्रिफर करते हैं हमारा एरियल फोटोग्राफी करना, ठीक। तो ये चीज होता है हमारा। एक तो स्टीरियोस्कोपिक कवरेज, इसमें क्या होता है साथियों, स्टीरियोस्कोपिक में थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ, आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे इसी यूनिट के बाद में। यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक लोकेशन का दो डिफरेंट दूर पर लेंस से किसी एक पर्टिकुलर एरिया का फोटो कैप्चर करना हमारा कहलाता है स्टीरियोस्कोपिक। इसमें क्या थोड़ा सा आपका 3D मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। अब क्या होता है, एक फोटो यहाँ पे हमने कैप्चर किया इसी एरिया का और सेम थोड़ा इस एंगल पे, और यहाँ पे थोड़ा सा फिर आगे गए उस एरिया से, फिर उसी एरिया का थोड़ा डिफरेंट एंगल फोटो कैप्चर किया। अब जो बीच में थोड़ा सा हमारा कॉमन, दोनों फोटो में कॉमन आता है, तो हमको उसको साथ में रख के जब उसको इंटरप्रेट करते हैं ना, थोड़ा सा आपको 3D वाला फील आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पे स्टीरियोस्कोपिक कवरेज जो होता है उसको भी हमको ध्यान देना होता है, कितना वो दोनों को ओवरलैप करवाना है। ये देखिए दो प्रकार के लैप होते हैं, फॉरवर्ड लैप और साइड लैप। जिससे मैंने फोटो का यहाँ पे देखिए फोटो कैप्चर करते हैं यहाँ पे, ठीक। एक फोटो ये हो गया, फिर हमने कैप्चर किया, फोटो कैप्चर किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट प्लानिंग ऐसी है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, इसको हम फॉरवर्ड ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये कम से कम 60% रखी जाती है बिटवीन द फ्लाइट पाथ, ठीक है। यहाँ पे साइड लैपिंग भी होती है। साइड लैपिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी फोटो जा रही है, ये हमने फोटो कैप्चर किया, ठीक है, एक हमने ये फोटो कैप्चर किया, एक हमने ये फोटो कैप्चर किया, ठीक, एक हमने ये फोटो कैप्चर किया, ठीक है, एक फोटो हमने ये कैप्चर किया। साथ ही बस जस्ट रफली है, मैं अभी आगे चल के बताऊंगा, बता रहा हूँ। तो ये जो साइड वाला है ये आप फ्लाइट पाथ है, ठीक है, ये फिर इससे आ रही है,
तो ये वाला जो साइड साइड आपका ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं साइड लैप। तो मिनिमम हमारे पास दो फोटोज के बीच में हमारा मिनिमम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 25%। तो हमको एक ज़्यादा सा डिटेलिंग पता चल जाती है, डिटेलिंग हम उसको मैपिंग कर पाते हैं और बाद में उससे हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो ये आपने देखा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं एरियल फोटोग्राफी को। यहाँ पे स्केल हो गया, कैमरा की क्वालिटी हो गई, फ्लाइट डायरेक्शन हो गया, टाइम ऑफ द डे हो गया, सीजन हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया, स्टोरिस्कोपिक कवरेज हो गया, फॉरवर्ड ओवरलैप हो गया और साइड ओवरलैप हो गया। तो इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए। तो इन चीज़ों को समझिए और डिटेल में डिस्कस करिए, थोड़ा सा 2 बार रिवाइज करिए, सारी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि आप यदि इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको बार बार इस चीज़ को रिवाइज न करना पड़े और एग्जाम अच्छे से बार पढ़ करके जाके आप एग्जाम दे पाओ। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि इसका टॉपिक ही ऐसा ही है कि यहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफी क्या होती है। ये क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफी, चलो बात करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी की, जो हमारा कैमरा एक्सिस होता है क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। जो वर्टिकल की बात करते हैं तो हमारा जो कैमरा एंगल होता है वो वर्टिकल होता है। तो यही कैमरा एक्सिस को लेकर के उसी के बेस पर हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्लासिफिकेशन किए हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कैमरा एक्सिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला होता है, यहाँ पे 3 टाइप होते हैं। पहला हमारा तो वर्टिकल फोटोग्राफ, लो ऑब्लिक फोटोग्राफ और हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। ये क्या मतलब है, चलो समझते हैं, इसको समझते हैं। पहली चीज तो ये, अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होता है। जो मैंने बताया कैमरा एक्सिस, ठीक है, जो हमारा कैमरा एक्सिस होगा अगर टोटल हल्का देखिए, मान लीजिए हमारा कैमरा थोड़ा सा इधर हो सकता है, लेकिन जब ये एंगल मूवमेंट एक सीधे प्लम्ब लाइन, आप जानते हो आपने पढ़ा होगा सर्वे में, मतलब ये ऊपर से कोई प्लम लाइन पढ़ा है जिसको नादिर एक्सिस बोलते हैं, उससे अगर 3 डिग्री अगर कम यदि कैमरा एक्सिस है तो उसको बोलते हैं हम वर्टिकल कैमरा फोटोग्राफ, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है क्या, वर्टिकल फोटोग्राफ। बट यदि थोड़ा सा ये 3 डिग्री से ज्यादा हो गया, ठीक है, 3 से हो सकता है आपका 10 डिग्री तक, 5 डिग्री तक, वो भी होना चाहिए। देखिए अब ये क्या हो गया, 3 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं लो ऑब्लिक। अब इसमें केस क्या है कि देखिए कैमरा एंगल क्या होता है, ये थोड़ा सा फोटो में आपको दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा लो ऑब्लिक जो हमारा वर्टिकल फोटोग्राफ होता है, देखिए यहाँ पे जो कैमरा एक्सिस है लगभग नादिर पॉइंट जो होता है प्लम लाइन होता है उसके पैरेलल बोले कि उसके सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो कैमरा बना हुआ है ना, ये कैमरा लेंस यहाँ पे लगा हुआ, तो इसका जो फोटोग्राफ होता है सेम ऐसे कैप्चर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस होता है, ऑप्टिकल एंगल बोल सकते हैं इसको, जितना हमारा फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, जितना एंगल हमारा आता है, ठीक, जितना एरिया कैप्चर करता है। और यहाँ पे जो यहाँ से टेरेन से ऊपर क्या होता है इसको बोलते हैं हम फ्लाइंग हाइट, ठीक। तो इतना एरिया का फोटोग्राफ लेगा। यदि हम ऊपर जो फोटोग्राफ बनेगा वो आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल हमारा कैसे बनेगा, रेक्टेंगल साइज में आपका फोटोग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा कब था, जब हमारा टोटल वर्टिकल फोटोग्राफ था। तो यही हमने यहाँ पढ़ा था क्या, कि इस टाइम में हमारा कवरेज होता है वो सबसे कम होता है, लिस्ट होता है, लेकिन जो एरिया हमारा कैप्चर होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। और यहाँ पे स्केल जो होता है यूनिफॉर्म होता है। और जो हमारा डायरेक्शन विद मैप है वो सबसे कम होता है। एडवांटेज हमारा क्या है कि इसको मैप मापना आसान है, ठीक। हम चलते हैं लो ऑब्लिक में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब 3 डिग्री से जब हमारा 3 डिग्री से ज्यादा हो जाता है ये एंगल, तो हम इसको बोलते हैं लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। अब इससे क्या होता है देखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे आता है तो देखिए ये कैमरा का जो एंगल है, देखिए ये भी जमीन में टच हो रहा है, ये भी जमीन में टच हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको होरिजन नहीं दिखाई देती। जैसे आप आंख से देखते ना, दूर जाके आपको स्काई दिखने लगता है तो उसको बोलते हैं होरिजन। अभी हमको यहाँ पे होरिजन नहीं दिखाई देती, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, होरिजन नहीं दिखाई जाती, मतलब 3 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन हमको होरिजन नहीं दिखता है, तो उस केस में बोलते हैं इसको लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो यहाँ पे देखिए लो ऑब्लिक है। अब यहाँ देखिए कैमरा ऐसा है, तो यहाँ पे साइड नीचे है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप जाओगे तो आप देखो ऐसे फैलता चला जा रहा है। सेम चीज आप फोटो खींचिए, कभी जमीन खींचिए, आप ऐसे कैमरा को सीधे न बजाय थोड़ा तिरछा कर दीजिए, जो आपको फोटो आएगा थोड़ा सा ऐसा आगे फैला हुआ आएगा। वही सेम केस यहाँ पे बन रहा है। तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म रेक्टेंगल इसका केस नहीं होता। चलो यहाँ पे देखते प्रॉपर्टी देख लेते थोड़ा सा। तो जो लो ऑब्लिक होता है वो 3 डिग्री से टिल्ट उसकी 3 डिग्री से ज्यादा होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसका जो होरिजन होता है, जो अर्थ का होरिजन है वो दिखाई नहीं देता। जो कवरेज होता है वो लेस होता है थोड़ा सा, यहाँ देखो, मतलब कि लिस्ट वाले से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ देखो कवरेज हमको इतना करते तो हमारा इतना ही एरिया तो मिलता है, हम कैमरा एंगल सीधा करते तो, लेकिन अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपका कैमरा एंगल बढ़ गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कवरेज होता है थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और इसका एरिया होता है वो ट्राइपोजाइडल टाइप का होता है। और यहाँ पे जो इसका स्केल होता है डिक्रीज फ्रॉम द फोरग्राउंड टू द बैकग्राउंड। जहाँ पे जो फोरग्राउंड है, यहाँ देखिएगा, जो फोरग्राउंड है देखिए
यहाँ पे बड़ा है, काफी ज्यादा स्केल है, मतलब कि उसी पाइप से के पेपर पे हमको काफी ज्यादा एरिया देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब कि फोरग्राउंड से जब बैकग्राउंड की ओर जाते हैं तो हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये था हमारा लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। अब हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ में क्या होता है ये देखिएगा, हम कैमरा एंगल को और घुमा दिए तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक साइड यहाँ तो हमको एंगल आ रहा दिख रहा है, लेकिन दूसरी साइड हमको क्या दिख रहा है, ऐसे चले जाओगे तो हमको अर्थ का हॉरिजॉन्टल के ऊपर थोड़ा बहुत आपको स्काई देखने को मिलेगा काफी दूर तक, तो उसको बोलते हैं हम हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में हॉरिजॉन भी दिखाई देगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब सेम केस यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारा फोटो कैप्चर होगा कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे आगे भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो कैप्चर एरिया होता है, कवरेज एरिया तो काफी ज्यादा होता है और इसका भी सेम प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिसका स्केल होता है वो बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड मतलब इधर साइड जाएंगे तो हमारा स्केल कम होता चला जाएगा और काफी ज्यादा एरिया यहाँ पे कवर करेगा। ये चीज आप समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकल इलस्ट्रेटिव, मतलब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है, काफी ज्यादा एरिया का फोटोग्राफ यहाँ पे हम ले पाते हैं। ये था हमारा बेस्ड ऑन द कैमरा एक्सिस। ठीक है, होप करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी और ये इमेज आप थोड़ा सा बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आया तो ये चीज आप बना लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगला बात आता है हमारा बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल ऑफ एरियल कैमरा। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंट फोटोग्राफ होता है, एक ट्राइमेट्रोजन फोटोग्राफी कहलाती है। तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होता है, ऑब्लिक फोटोग्राफ, मेन चीज क्या होता है, ऑब्लिक फोटोग्राफ होता है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, समझिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। दीज आर लो ऑब्लिक फोटोग्राफ टेकन विद 2 or more कैमरा साइमल्टेनियसली एट द सक्सेसिव एक्सपोजर स्टेशन। अब एक ही एयरक्राफ्ट हमने क्या किया, दो कैमरा लगा दिया है और दोनों एक एंगल पे मतलब मुड़े हुए हैं, सीधे नहीं हुए, ऑब्लिक फोटोग्राफ लो ऑब्लिक है, मतलब कि ये कैमरा है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एयर फ्लाइट है तो एक कैमरा इधर देख रहा है, एक कैमरा आपका एरिया का फेस का इधर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लो ऑब्लिक फोटोग्राफ है और एक ही कैमरा पे है। तो एक ही साथ क्या होगा, एक ही एक्सपोजर स्टेशन पे, एक्सपोजर स्टेशन वो होता है जहाँ पे आपका फोटोग्राफ लिया जा रहा है, जिस पॉइंट पे कैमरा आपका है, तो वहां पे एक ही साथ वहां पे दो फोटो आती है। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो कैमरा फोटो है, देखिए कैमराज आर फिटेड विद देयर एक्सिस टिल्टेड विद द फिक्स्ड इंक्लिनेशन फ्रॉम द बॉटम अपोजिट डायरेक्शन तो द फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे समझ सकते हैं। चलो फोटो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्लाइट डायरेक्शन है, ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा। अब एक कैमरा यहाँ पे, एक कैमरा यहाँ पे आपका है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखिए एक कैमरा ये लगा हुआ, एक कैमरा ये लगा जिसका यहाँ पे एरिया ऐसे आ रहा है। ठीक है, दूसरा कैमरा आपका ये है, ये है, इसका एंगल थोड़ा सा आगे की ओर है। ठीक है, अब ये एक्सपोजर स्टेशन 1 है। अब यहाँ पे फोटो कैप्चर हुआ। अब क्या होगा, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, एक्सपोजर स्टेशन 2 पे आएंगे तो यहाँ पे फिर हम फोटो कैप्चर करेंगे। अब क्या होगा, देखिए ये जो आगे वाला था, जो अब यहाँ पे देखिए ये आगे वाला कैमरा इधर आगे खींचेगा जो आगे झुका था, और जो बैक वाला था रेड कलर से ये इतना, देखिए ये कॉमन एरिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ एरिया आपको फोटो में 2 बार आएंगे। जैसे आपका ये वाला एरिया है, देखिए ये एरिया, पहली बात तो ये पहले वाले स्टेशन पर भी आया था, दूसरे वाले स्टेशन पर भी आया था। तो ये तब हमको ज्यादा असर पड़ता है जब हम 3D मैपिंग कर रहे होते हैं, इससे आपको स्टोरियोस्कोपिक व्यू देखने को मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे फॉरवर्ड कैमरा कवरेज है, या आपका रियर कैमरा कवरेज है। तो यहाँ पे 2 कैमरे लगे होते हैं और 2 स्टेशन में हम फोटो कैप्चर करते हैं या 2 से अधिक, तो हमको एक ओवरलैप एरिया मिल जाता है, जिसके कारण हमको यहाँ पे 3D मैपिंग में आसानी में पड़ती है और आसानी से हम उसकी, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी हाइट भी हमको मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे कितनी हाइट है, हम 3D इसको मैपिंग करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे ना, तो हमको 3D व्यू देखने को मिल जाएगा और हम ये भी एक्सेस कर पाएंगे कि चीजों की हाइट कितनी है या टेरेन की हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, उसका अंडुलेशन भी हमको देखने को मिल जाएगा। दूसरा हम बोलते हैं इसको ट्रांसवर्स, इसको ट्राइमेट्रोजन भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोटोग्रामेट्री। ठीक है, ट्रांसवर्स। अब इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्या है, इसको देखिए, अनदर बेटर टाइप फोटोग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड 2 ऑब्लिक फोटोग्राफ इज ट्राइमेट्रोजन। यहाँ पे 3 प्रकार की फोटो लगी होती है, वहां पे 2 था कन्वर्जेंट में, यहाँ पे 3 फोटोग्राफ होती है। इसमें केस में क्या होता है, देखिए इन विच सेंट्रल फोटोग्राफ इज वर्टिकल एंड जो दोनों साइड वाले होते हैं वो ऑब्लिक में होते हैं। तो ये फोटोग्राफ क्या होती है कि जो जल्दी से फोटो प्रोडक्शन के लिए और जल्दी से स्मॉल स्केल पे फोटो मैपिंग के लिए ज्यादा यूज होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अब ये फोटो थी, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको शायद जूम करना पड़ेगा मुझे, देखिए। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे एक है आपका लेफ्ट हैंड कैमरा, एक है आपका राइट हैंड कैमरा। तो एक का राइट हैंड कैमरा देखिए, उसका एक्सपोजर स्टेशन इतना है और ये आपको दोनों ऑब्लिक है, और एक वर्टिकल भी लगा होता है, ऐसे सेम है, एक ऑब्लिक होता है जो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे 3, एक सीधा होते हैं, 2 तिरछे होते हैं, दोनों 2 ऑब्लिक में होते हैं। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार से हम फोटो ले पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे,
तो इससे क्या होता है कि हम और आसानी से स्मॉल स्केल डिटेल और ज़्यादा हमको मिलती चली जाती है, और ज़्यादा ये भी एक कैमरा के माउंटेड टाइप से कैमरा का और जो डाइवर्जन है या फिर ट्रांसवर्स फोटो ये जो क्लासिफिकेशन है ऐसा भी होता है। ठीक है, तो सब डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्टेरियोस्कोपिक व्यू मिल जाएगा बढ़िया से, और यहाँ पे 3 कैमरे लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैमरा तो आपको ये फोटो कैप्चर दे देगा, ठीक है, सेम एक यहाँ पे ऐसे फोटो मिल जाएगा, एक ऐसे फोटो कैप्चर करेगा, तो आपको आसानी से चीजें देखने को मिल जाएंगी और डिटेल में आपको फोटो देखे मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे चाहे जहां भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहां पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अब बात करते हैं हम एंगल के बेस पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसको हम देखेंगे। देखिए, एक हमारा होता है क्या, सुपर वाइड या अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। देखिए यहाँ पे जो एंगल कवरेज है वो कैसे है, 120 डिग्री के ऑर्डर पर होता है। तो कैमरा एंगल क्या है, या फिर बोले कवरेज एरिया, तो ये आपका है कवरेज, एंगल ऑफ कवरेज। तो ये अगर हमारा 120 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन 120 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे सुपर वाइड या अल्ट्रा वाइड एंगल या अल्ट्रा वाइड कैमरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे लेंसेज यूज होते हैं, अब इसको देखिए वहां पे तो फिक्स करना मुश्किल है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कैमरा लेंस है और उसका जो फोकल लेंथ है उससे हम डिसाइड कर पाते हैं। तो इस टाइप के केस में जो हमारा कैमरा होता है, जो हमारा फिल्म साइज होती है, वो होती है 18 बाई 18 सेंटीमीटर की, जो फोकल लेंथ होती है उसकी 77 mm की रखी जाती है। या फिर हमारा फिल्म साइज है, ठीक है, वो हमारा कितना है 23 बाई 23 होती है, और उसका फोकल लेंथ हमारा 88 mm होती है। इस हिसाब से हम यहाँ क्या करते हैं कि हम सुपर वाइड या अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को हम बना पाते हैं, या फिर हम अपने कवरेज एरिया को हम बढ़ा पाते हैं। ठीक, अगला हमारा आता है वाइड एंगल। जो हमारा जो ऑर्डर होता है, जो हमारा कवरेज एरिया है, एंगल ऑफ कवरेज है, वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है तब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 18 बाई 18 सेंटीमीटर का जब हम फिल्म साइज यूज करते हैं, तो वहाँ पे फोकल लेंथ हम 11.5 रख देते हैं, या फिर जब 23 बाई 23 रखते हैं तो f/50 रख देते हैं, मतलब फोकल लेंथ हमारा 15 हो जाता है। एक्चुअली क्या है साथियों, देखिए हमारे पास 2 प्रकार की फिल्म है, एक हमारा है 18 बाई 18, तो कुछ हाइट में हमारा फोकल लेंथ होता है, तो इसी डिस्टेंस को हम कम ज्यादा करके हम उसको डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा एंगल कैसा रखना है, वाइड एंगल फोटोग्राफी करनी है, सुपर वाइड रखनी है, क्या रखना है। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां पे हमारा जो कवरेज एरिया होता है, एंगल ऑफ कवरेज, वो 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आता है। और नारो एंगल की होती है, जो हमारा 50 से कम डिग्री का होता है, तो वहां बोलते हैं नारो एंगल हमारा कैमरा एंगल है, कवरेज एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा था ABCD, मतलब कि सुपर वाइड और नॉर्मल और स्टैंडर्ड। ये भी बिल्कुल आसान सा, आपको चीजें याद रखनी है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक होता है बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइपिक विजन। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का 2 अलग अलग जगह से फोटो लेते हैं, कुछ एंगल पे बीच में कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा होता है, तो हम उस केस में हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन हमारा बनता है। इसके हिसाब से हम बताते हैं कि स्टीरियो पेयर इमेज,
सिंगल इमेज या नॉन स्टूडियो पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इमेज होते हैं स्टूडियो पेयर वो हमारे 3D विजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ पे सेंसर्स के टाइप में भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसर कैसा यूज किया जा रहा है। तो हमारे रेडियोमेट्री फोटोग्राफी कराती है, जब हम रेडियो सेंसर रडार सेंसर यूज कर रहे होते हैं। जब वहाँ पे हम एक्सरे सेंसर यूज करें तो वहाँ पे उसको बोलते हैं एक्सरे फोटोग्रामेट्री। यदि हम होलोग्राफ्स यूज करें एज ए सेंसर तो वहाँ पे उसको बोलते हैं होलोग्रामेट्री। यदि हम मोशन पिक्चर ले रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं साइन फोटोग्रामेट्री। और साथ में यदि हम इंफ्रारेड या कलर फोटोग्राफ ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड या कलर फोटोग्रामेट्री। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ्स। मैंने 5 टाइम में इसको बताया और साथ में आपको बताया मैं एरियल फोटोग्राफी क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एरियल फोटोग्राफी को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने साथियों आपको समझाया छोटे से लेक्चर में, छोटे से टाइम फ्रेम में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको लेक्चर और ये कोर्स पूरा अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MBA, BCA, BBA सारी चीज़ आपको यहाँ पे लेक्चर मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो हमारी सिविल मंत्रा टीम है, जो आपकी जो यूनिक सीरीज टीम है, बिल्कुल आपकी जी तोड़ मेहनत कर रही है आपके इसके पीछे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। चैट बॉक्स आपके लिए ऐप पर ओपन है हमेशा 24/7 आवर्स, तो हम वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, तो अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।